अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी हम सबका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज मंगल का रोज़ है, 8 जमादिउल अव्वल 15 जनवरी 2019 और इसके साथ साथ माह की 3 तारीख है। अपने प्रोग्राम में सभी देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद आलम कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फ़रीद आपका। अली अरशद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अली आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। कोयटा से किफ़ायत अली हमारा साथ दे रहे हैं। किफ़ायत आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी शुक्रिया। मलिक सईद आवान, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ से इकबाल भट्टी हमारे से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अहम मामला जो डिवीजनल हेडक्वार्टर है डेरा मुराद जमाली, यहाँ वाटर सप्लाई और के लिए फ़िल्ट्रेशन टैंक जो हैं वो नस्ब किए गए थे और अब ये सुनने में आ रहा है कि ये टैंक नाकारा हो चुके हैं। जो इनके अंदर फ़िल्टर्स लगे हैं वो नाकारा हो चुके हैं। किफ़ायत आपकी ये खबर है, कब ये फ़िल्टर्स लगाए गए थे, ये टैंक कब बनाए गए थे, कितनी आबादी है जिसको ये पानी सप्लाई कर रहे थे और अब इनकी हालत क्या है, कितने अरसे से यहाँ फ़िल्टर्स को नहीं बदला गया है? जी बिल्कुल फैसल, ये डेरा मुराद जमाली जो बलूचिस्तान का जिला है और इसमें तकरीबन ये फिल्ट्रेशन प्लांट 3 साल कबल जो है वो ये लगाए गए थे। फिल्ट्रेशन टैंक जो है वो बड़े बड़े, जिससे शहर को जो है वो पानी फराहम किया जाता था। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि इन 3 सालों के दौरान जो है वो इसकी मुरम्मत के हवाले से या इसकी जो हिफाजत और उसके हवाले से जो है वो किसी किस्म का काम नहीं किया गया और उसके बाद ये तमाम तर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नाकारा होना शुरू हो चुके हैं। और एक अहम चीज जो है वो ये है कि इसमें फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर जो है वो मरे हुए जानवर, इसके अलावा कूड़ा करकट और दीगर जो गंदगी और गलाजत जो है वो पाई जाती है और यही पानी जो है वो फिर आवाम जो है वो पीने पर जो है वो मजबूर है। और पानी के पीने की वजह से जो है वो तकरीबन 80% अफराद ऐसे हैं उस इलाके में कि जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियां, इसके अलावा हेपेटाइटिस A, B, C समेत जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहां पर गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। उन्हीं फिल्ट्रेशन जो टैंक्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि मरे हुए जानवर भी मौजूद हैं, उसमें खाली बोतलें और दीगर जो कूड़ा करकट है वो भी वहां पर मौजूद है। ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि जो पाइपलाइंस हैं जो इस फिल्ट्रेशन टैंक से होती हुई जो है वो शहरियों तक पहुंच रही है, वो भी हम देख रहे हैं कि उसकी भी नाकिस जो मनसूबाबंदी ना होने की वजह से वो अब और जो उसकी हिफाजत के हवाले से जो है वो कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई थी, तो उस हवाले से ये जो पाइपलाइंस है ये भी जगह जगह से जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। कई जगह पर ऐसा हुआ कि जो सीवरेज का गंदा पानी है वो इन पाइपों में जो है वो पहुंच रहा है और उसकी वजह से आवाम जो है वो ये गंदा पानी पीने और गलाजत और मुजर से पानी जो है वो पीने पर मजबूर है। बारहा इस हवाले से हमने जब बात की वहां से शहरियों से, तो उनका ये कहना था कि हमने बारहा इस हवाले से तवज्जो दिलाई गई महकमे को भी और इसके अलावा दरखास्त लिखी गई, ताहम हमेशा ये जवाब दिया गया कि जो है वो इस पर काम हो रहा है और जल्द ही जो है वो इन वाटर टैंक्स के हवाले से जो है वो इस पर काम कर लिया जाएगा, इसकी मुरम्मत कर ली जाएगी। ताहम 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अब तक हम देखते हैं कि वहां पर बताइए कि आपने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का साफ पीने का पानी फराहम न होने का मामला आपने टेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का खुद नोटिस भी लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि डिविजनल हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली के अंदर भी आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत टस से मस्त दिखाई नहीं देती। बलूचिस्तान हुकूमत की इस मामले के अंदर क्या प्रायोरिटीज हैं? बलूचिस्तान हुकूमत इस मामले में आपको क्या अपडेट करती है कि क्यों नहीं वो शहरियों को साफ पीने का पानी फराहम कर रही? बिल्कुल भट्टी साहब, ऐसा है कि बारहा हमने इस तमाम तर जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला हैं कि जहां पर पीने के साफ पानी की हमेशा से मुश्किलात का सामना रहा, उसके हवाले से बारहा जब ये चीजें मीडिया पर आई, कोर्ट का नोटिस हुआ, सिबी भागनाड़ी के हवाले से जब एक बहुत अहम स्टोरी को जो है उसको उठाया गया, तो आप देखें कि हुकूमत की जानिब से ना ही किसी किस्म का इस हवाले से कोई फीडबैक दिया गया कि आखिरकार इस मामले पर वो क्या रोल प्ले करना चाहती है। रिसेंटली हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एशियाई तरक्याती बैंक के साथ एक बहुत बड़े मंसूबे के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए, जिसमें तकरीबन 300 अरब रुपए जो है वो एशियाई तरक्याती बैंक, इसके अलावा तकरीबन 4 से 5 अरब जो है सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान, जबकि तकरीबन 100 अरब के करीब जो है वो जापान की हुकूमत जो है वो इस मंसूबे में देगी। और इस हवाले से जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जहां पे पीने के साफ पानी का इशू है या फिर जो जेर जमीन पानी की जो गिरती सतह है उस हवाले से जो है वो इस पे काम होना है। ताहम ये मंसूबा तो तय हो गया, इस पर दस्तखत भी हो गए, रकम भी जो है वो शुरू हो जाएगी। ताहम हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ अजला है जहां पर आवाम आज भी जो है वो
माजी के जो हालात हैं उन्हीं के मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर किसी किस्म का जो जिला इंतजामिया है जिसको फौरी तौर पर इन तमाम तर मामलात को देखना चाहिए था, वो इस हवाले से नजर नहीं आती। हुकूमत की जानिब से अपर लेवल पर हम देखते हैं कि मुआहदात होते हैं, बात होती है और ये कहा जाता है कि इकदाम किए जा रहे हैं मुख्तलिफ मंसूबों का। ताहम हम देखते हैं कि हर मंसूबा बलूचिस्तान का जो तरक्याती मंसूबा है, चाहे वो किसी बड़े पैमाने पर हो या वो छोटे पैमाने पर, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से वो हमेशा से अवाम के लिए जो है वो दर्द सर बनता है। और अब हम देखते हैं कि तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं वहां पर कि जो मुख्तलिफ पेट की बीमारियों का शिकार हुए हैं, हेपेटाइटिस का शिकार हुए हैं, और उसके हवाले से जो है वो हुकूमत के जो है वो कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जराए हमें ये बताते हैं कि इन तमाम तर जो फिल्ट्रेशन टैंक है इनकी सफाई के लिए और इनकी मुरम्मत के लिए बाकायदा तौर पर तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं कि जो इस वक्त भी मुलाजमीन है, लेकिन वो सिर्फ जो है वो कागजों में मुलाजमीन है, वो रियलिटी में जो है वो नजर नहीं आते। ना ही कभी किसी को देखा गया कि वो इन तमाम तर फिल्ट्रेशन टैंक्स की सफाई का कोई काम कर रहा हो, कोई बहाली का काम कर रहा हो, कहीं से अगर कोई पाइपलाइंस टूटी है तो उसकी मुरम्मत का काम किया जा रहा हो, वहां पर वो नजर नहीं आते। इसका मतलब यही है कि इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान जो है उसकी ये कोताही नजर आएगी सामने कि जो मुलाजिमीन वहां पर तैनात है उनको फौरी तौर पर। अच्छा, किफायत ये बताइएगा, ये आप जिन फिल्ट्रेशन टैंक के नाकारा होने का तस्करा कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने फिल्टर चेंज करने हैं, उनकी सफाई करनी है। आप ये भी बता रहे हैं कि मुलाजिम भी वहां पर मौजूद हैं। अब हुकूमत, अब आप आला सतह की बात करें तो वो डायरेक्टली फिल्ट्रेशन प्लांट तो चेंज नहीं करेगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे, जो अफसरान हैं, वो क्या कर रहे हैं? फैसल, ऐसा है कि बलूचिस्तान में हम एक चीज बहुत अहम देखते हैं, वो ये कि जो सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के अंदर जो मामलात होते हैं वहां पर यकीनी तौर पर हुकूमत मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, चीजों का चेक एंड बैलेंस कर लिया जाता है, मीडिया है, जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं जो है वो तमाम तर मामलात हल होता है। और वो कोताही जो है वो इतनी वाज़ेह तौर पर जो है वो नजर आ जाती है कि उसको फौरी तौर पर जरूरी बन जाता है उसको ठीक करना। ताहम जो बलूचिस्तान के दीगर अजला हैं, जो दूर दराज इलाके, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के 42% हिस्से पर जो है वो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से फैला हुआ है और बहुत दूर दराज इलाके हैं कि जहां पर आवाम की एक्सेस जो है वो मौजूद है। ये जो डेरा मुराद जमाली का जो इलाका है ये भी बलूचिस्तान से, कोयटा से, सूबाई दारुल-हुकूमत से कई किलोमीटर की मसाफत पर है, दूर है। और अमूमन जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी ये कोशिश होती है कि वो कोयटा की बजाय जो है वो उन अजला में नौकरियों को तरजीह दे कि जहां पर उनका आना या ना आना जो है वो इतनी बड़ी बात ना हो। बेशक ये मामला बहुत छोटा है, फिल्ट्रेशन प्लांट को अगर चेंज कर लिया जाए, पाइपलाइंस को चेंज कर लिया जाए, ये बहुत मामूली सी बात है। ताहम जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 10 से 12 एक फिल्ट्रेशन टैंक के ऊपर नोटिस के बाद क्या सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान में साफ पीने का पानी फराहम करने के हवाले से कोई मंसूबा तश्कील दिया है, कोई प्लानिंग की है, कोई फंड्स एलोकेट किए हैं, कोई टस से मस हुई है बलूचिस्तान हुकूमत स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब भागनाड़ी में जो तालाब से जो गंदा और जोहड़ों का जो पानी था उसको पीने के हवाले से जब खुद नोटिस लिया गया और फौरी तौर पर यह अहकाम जारी किए गए कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वहां पर आरओ प्लांट की तनसीब का अमल मुकम्मल हो और फौरी तौर पर आवाम को जो है वो पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। उस हवाले से हमने देखा कि उन्हीं दिनों में हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी 2 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो फौरी तौर पर भागनाड़ी में पहुंचाए गए थे, जिसे ये बताया जा रहा था कि तकरीबन 2000 गैलन जो है वो यौमिया पानी जो है वो साफ किया जा सकेगा और वहां से आवाम को पीने के लिए दिया जाएगा। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हुकूमत की बलूचिस्तान की जानिब से जो एक बड़ा मंसूबा जिसका भी मैंने जिक्र भी किया कि जो एशियाई तरक्याती बैंक से रिलेटेड है और उसमें तकरीबन जो है वो भारी ज़र मुबादला जो है वो खर्च होगा बलूचिस्तान वाटर एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट के हवाले से, उसके ऊपर भी काम अभी तेजी से जारी है। और ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर उन तमाम तर जो छोटे चेक डैम्स के हवाले से चाहे वो काम हो, चाहे वो पाइपलाइंस के हवाले, चाहे वो बारिश के पानी को जो जखीरा करने से मुतल्लिक जो मंसूबे हैं उनके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। ताहम हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी तरक्याती मंसूबा हो शुरू जरूर होता है, पाया तकमील तक जरूर पहुंचता है, लेकिन जो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से या करप्शन का एक बहुत बड़ा अंतर जो उसमें नुमाया नजर आता है, उसकी वजह से जो मंसूबे किफायत आप कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट किया है जो डिविजनल हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली है। वाटर सप्लाई के लिए जो फिल्ट्रेशन टैंक यहाँ बनाए गए थे उनके फिल्टर्स खराब हैं, कोई देखने वाला नहीं है, किसी किस्म की देखभाल यहाँ नहीं हो रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला है। पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा कि पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध में गैस के बहरान ने जन्म लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मामले का खुद नोटिस लिया और अब पाकिस्तान में इजाफी LNG दरामद होना शुरू हो गई है। भट्टी साहब, आपकी खबर है रवां माह जनवरी के दौरान पाकिस्तान गैस पोर्ट टर्मिनल पहली मरतबा पिछले 1 साल के दौरान अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ काम करेगा। कितनी गैस ये रीगैसिफाई करेगा और पिछला 1 साल जो ये अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ काम ना कर सका, इसके बावजूद कि सरकार इसे इसके वाजिबात सारे अदा करती रही, उसकी वजह क्या थी? फैसल, देखिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने इस मामले को टेकअप किया और उसकी वजूहात भी बताई कि वही एक मखसूस लॉबी, फर्नासाइल लॉबी और उसके बाद पावर डिवीज़न सबसे बड़ी रुकावट थी इजाफी LNG की इंपोर्ट में। इजाफी LNG इंपोर्ट तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि जो रिक्वायर्ड LNG की इंपोर्ट थी हम वो भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम का वो LNG टर्मिनल जिसकी सलाहियत हुकूमत ने यूटिलाइज़ करनी है 600 MMCFD यौमिया की बुनियाद के ऊपर, वो गुज़श्ता 1 साल से हम नहीं कर पा रहे थे। जनवरी 2018 में ये LNG का टर्मिनल मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हुआ था और उसके बाद हम इस टर्मिनल को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी शुरू कर रहे थे, लेकिन माहाना बुनियादों के ऊपर जो हमें कम से कम LNG के 6 कार्गोज को रिगैसिफाई करना चाहिए था, ये कार्गोज कभी हमने 2 किए और कभी किसी महीने के अंदर 1 LNG का कार्गो रिगैसिफाई किया, जिसके नतीजे में सिर्फ इस एक LNG टर्मिनल को हमें जो इजाफी अदायगियाँ गुज़श्ते 1 साल के दौरान करना पड़ी वो तकरीबन 7 अरब रुपए से ज़्यादा हैं। एक हमने जानिब LNG की इंपोर्ट कम की, पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम के टर्मिनल को यूटिलाइज़ किए बगैर कैपेसिटी पेमेंट की मद में 6 से 7 अरब रुपए इजाफी अदा किए, और दूसरी जानिब इस तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्नासाइल इंपोर्ट करना पड़ा, लोकल फर्नासाइल भी इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके नतीजे में हमें बिजली भी 3.5 रुपए फी यूनिट महंगी बनाना पड़ी। मजमूई तौर के ऊपर 25 से 30 अरब रुपए का हमें नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जब गुज़श्ता माह कराची के अंदर गैस बुरहान ने सर उठाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस लिया, मीटिंग्स हुई, कबीना का कमेटीज के अंदर इस मामले को गौर किया गया, तो पता चला कि हम जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक LNG इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो इस मामले का जब नोटिस लिया गया तो अब बिलाखिर LNG की इजाफी कार्गोज फौरी तौर के ऊपर इंपोर्ट किए गए, और अच्छी बात यह है कि उसी रेट के ऊपर इंपोर्ट किए गए जो कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी 5 साल का एग्रीमेंट कर चुकी थी। उस एग्रीमेंट के अंदर जो परसेंटेज थी तकरीबन 11.60 जो पर के इक्विवेलेंट टू क्रूड ऑयल की जो तनासुब था, उसी तनासुब के ऊपर ये एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर 2 LNG के कार्गो इजाफी का इंतजाम किया गया। अगर हम स्पॉट अरेंज करते, टेंडर करते, तो हमें काफ़ी महंगे LNG के कार्गोज मिलने थे, लेकिन अच्छे दाम के ऊपर LNG की इजाफी कार्गोज का इंतजाम किया गया। लेटेस्ट पोजीशन इस वक्त ये है कि इस पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम के टर्मिनल से हम यौमिया 600 MMCFD गैस सिस्टम में शामिल कर रहे हैं, और रवां महीने के दौरान यानी जनवरी के दौरान पहली मरतबा 1 साल के दौरान पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम के टर्मिनल को पूरी सलाहियत पर हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे यकीनी तौर के ऊपर हमें कैपेसिटी पेमेंट में भी कमी होगी, और उसके साथ साथ जो हम महंगी बिजली पैदा करते थे फर्नासाइल के ऊपर, उससे भी 3.5 रुपए फी यूनिट हमें सस्ती बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। ये एक अच्छा इकदाम हुआ। ताहम इसके साथ साथ हुकूमत के ज़ेर गौर एक और बड़ी तजवीज़ है, जिसके ऊपर आइंदा हफ्ते जिसके ऊपर शायद अमल दरामद होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 22 जनवरी को कतर पहुंचेंगे, कतर के दौरे के ऊपर, और इससे पहले हमने भी ये मामला टेकअप किया कि कतर के साथ अगरचे के LNG खरीदारी का 15 साल का मुआहिदा तय किया गया था। 10 साल से पहले हम कतर से LNG की कीमत में कमी का मुतालबा नहीं कर सकते, ताहम दरख्वास्त जरूर की जा सकती है कतर के साथ अच्छे तल्लुकात की बुनियाद के ऊपर। और इसके साथ हमने एक स्टडी पेश की थी अपने नाज़रीन के साथ, जो कि मुसाफिर कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की गई थी पाकिस्तान की LNG मार्केट के ऊपर, जिसके अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक का LNG खरीदारी के मुआहिदों का, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का जायज़ा लेते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से जो कतर के साथ LNG खरीदारी का मुआहिदा किया गया था, इस मुआहिदे को काफ़ी महंगा करार दिया था, और कहा गया था कि मुल्की मफादात को, अवाम की प्रोटेक्शन को, जहाँ सस्ती LNG की खरीद कर उसकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था, वो नहीं बनाया गया। लिहाजा ज़रूरी है कि हुकूमत कतर के साथ LNG खरीदारी के मुआहिदे के ऊपर नज़रसानी की बात करे। एटलीस्ट तमाम शराइत व ज़वाबित भले यही रहे, लेकिन कीमत में कमी का ज़रूर मुतालबा किया जाए। इस वक्त हम कतर से क्रूड ऑयल की जो प्राइस है 13.37 के इक्विवेलेंट हम LNG इंपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत महंगी साबित होती है। प्राइवेट दिगर पार्टियों से जो हमने टेंडर के जरिए 5 साल के टेंडर हासिल किए, उनकी वहाँ से हमें सस्ती LNG मिल रही है। कतर के साथ G2G अरेंजमेंट है, सिक्योर अरेंजमेंट है,
यकीनी तौर के ऊपर कतर से सस्ती LNG मिल सकती है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी स्टडी के अंदर वफाकी हुकूमत को सिफारिश की थी कि भारत ने भी कतर के साथ LNG की कीमत में कमी का मामला उठाया और उसे कामयाबी मिली है। इसी तरह कोरिया और दीगर कुछ कंपनियों ममालिक ने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ इन मामलात को टेकअप किया और उन्हें वहां पर LNG की कीमत कम करवाने में कामयाब हुए। प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले को टेकअप करेंगे और उसके साथ साथ कतर से यह दरखास्त भी की जाएगी कि पाकिस्तान को 1 साल के लिए डेफर्ड पेमेंट के ऊपर LNG फराहम की जाए। अगर ये कतर के साथ इन दोनों तजावीज़ में से एक तजावीज़ भी कतर ने मान ली तो कौमी खजाने को, अवाम को सस्ती तवानाई के हसूल के अंदर बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक, भट्टी साहब आपने बहुत डिटेल में बताया है। पहली मरतबा पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम जो है वो ये टर्मिनल अब अपनी पूरी इस्तेदाद के साथ गैस को रीगैसिफाई करेगा। एक और अहम मामला है, पंजाब के आला तालीमी कमीशन के सरबरा नहीं हैं और अब इनकी तलाश के लिए एक सर्च कमेटी बना दी गई है जिसकी सरबराही साबिक चेयरमैन HEC और बानी चेयरमैन HEC डॉक्टर अताउर रहमान साहब कर रहे हैं। अली अरशद साहब, ये बताइएगा, एक तो एडहॉक बेसिस पे जो तालीमी इदारे चल रहे थे, इदारों की सरपरस्ती करने वाले महकमे चल रहे थे, उसकी वजह से खासा नुकसान हुआ है शोबा तालीम का। इससे मुतालिक बता दें कितने अरसे में पंजाब के आला तालीमी कमीशन के सरबराह को देख लिया जाएगा, किसी का इंतखाब कर लिया जाएगा? और दूसरा, ये जो सूबों और HEC के दरमियान अथॉरिटीज़ का उलझाव है, कन्फ्यूजन है, उसके लिए भी क्या किसी पॉलिसी पे गौर किया जा रहा है? जी अब्बासी साहब, ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के सरबराह की तकर्री के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म अमल है। अपने मंशूर के पे अमल करते हुए पंजाब में जो आला तालीम के मेयार को बेहतर किया जा रहा है उसी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने सरबराह की तकर्री के लिए 5 रुकनी आला सतही सर्च कमेटी की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ तरीक़ाकार की भी मंजूरी दी है। इसमें साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और बानी HEC पाकिस्तान डॉक्टर अताउर रहमान नामवर साइंसदान भी हैं। उनको कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। उनके हमरा जो है साबिक वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर खालिद आफ्ताब हैं और उनके लम्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर आरिफ भट्ट साहब हैं, शाहिद नजम साहब हैं और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साजिद ज़फ़र डालमी उनके कमेटी के मेंबर होंगे। सर्च कमेटी की तरीक़ाकार की मंजूरी के बाद इसका इश्तिहार दिया जाएगा और इश्तिहार मुल्की और आलमी सतह पर दिया जाएगा, जिसके बाद इश्तिहार आने के 30 दिन के अंदर अंदर जो है उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। जिसके बाद सर्च कमेटी इसको शॉर्ट लिस्ट करेगी, इंटरव्यूज़ करेगी और 3 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आला पंजाब को हतमी मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। जब हमारे ज़राए से हमने पूछा तो उनका कहना था कि ये बहुत जल्द आइंदा हफ्ते में ही इसका इश्तिहार दे दिया जाएगा अखबार में, जिसके बाद इस पर उम्मीदवारों से मतलूबा दरख्वास्तें जो हैं वो तलब कर ली जाएंगी। और उम्मीदवार मुल्की और आलमी सतह दोनों तरफ से पहली बार हुआ है पंजाब में। इससे पहले जो पहले सरबराह थे डॉक्टर निज़ाम, उनकी मुद्दत मुलाजमत 16 दिसंबर को मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद से ये अहदा जो है कायम मकाम चेयरमैन का इख्तियार जो है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के पास मौजूद है और उनको 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दिया गया है आर्जी बुनियादों पर, जिसका मकसद मुस्तकिल सरबराह की तकर्री के तरीक़ाकार को फ़ाइनल करना है और उसकी तकर्री के अमल को तेज़ से तेज़ तर बनाना है। इस मामले में पंजाब हुकूमत भी बहुत कंसर्न है। सेक्रेटरी साहब खुद भी इस पर काफ़ी सरगर्म अमल नज़र आ रहे हैं कि ये सरबराह की तकरीर जल्द हो जाए। जहाँ तक आपने बात की दोनों वफाक और पंजाब HEC के हवाले से, इसका केस जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसका पहली मीटिंग हो चुकी हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में और वफाकी वज़ारत तालीम की मौजूदगी में, जिसमें 4 सूबों की नुमाइंदगी मौजूद थी, जिस पे चेयरमैन HEC पाकिस्तान डॉक्टर तारिक बनोरी को जो है इस पर टास्क किया गया है कि
वो चारों सूबों के वज़रा आला से मुलाकात करके इस पे एक हतमी मशावरती रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अब ये मामला जो आइंदा मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें ये मामला दोबारा से अगर एजेंडे के तौर पे रखा जाएगा और उसको डिस्कस किया जाएगा कि प्रोविंशियल कमीशंस जो हैं पंजाब में और सिंध में उनके इख्तियारात हैं, उनके काम करने की नौइयत और वो वफाक के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन अपनी बेहतर कर सकेंगे, किस तरह चलेंगे। जहाँ तक सर्च कमेटी की बात है, सर्च कमेटी बहुत ही आला सतह बनाई गई है और डॉक्टर अताउर रहमान की खिदमात को इससे कबल KP के हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KP के में हुकूमत थी तो KP के की जो सर्च कमेटी है वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए, उनके इंतखाब की, उनके तलाश के लिए, उसकी सरबराही भी डॉक्टर अताउर रहमान के ज़िम्मे थी और उनके साथ पंजाब से साबिक वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर सुहेल नकवी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC भी रह चुके हैं वो उनकी मावनत कर रहे थे, इसके साथ दीगर और भी मेंबरान शामिल थे। तो डॉक्टर अताउर रहमान ने KPK में ख़ास अच्छे आला मेयार के वाइस चांसलर्स की तकर्रियाँ किया। अब मौजूदा पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर पंजाब ने और सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन यासिर अहमद सरफराज दोनों की मौजूदगी में डॉक्टर अताउर रहमान कमेटी की सरबराही तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब को सौंपी गई है। उम्मीद करते हैं कि यकीनी तौर के ऊपर मेरिट के ऊपर बेहतरीन जो उम्मीदवार होंगे उनका इंतखाब किया जाएगा। लेकिन हमें ये ज़रूर बताइएगा कि चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से गुज़श्ता साल इस मामले की निशानदही की गई थी कि पंजाब के अंदर गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हायर एजुकेशन का म्यार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, लिहाजा हायर एजुकेशन फेडरल लेवल के ऊपर ही अपना किरदार अदा करे और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हायर एजुकेशन का म्यार जो गिरा है पंजाब के अंदर खुसूसी तौर के ऊपर। तो इस हवाले से हायर एजुकेशन ने इस हवाले से माजी में क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरीके के साथ हमने इस म्यार को दोबारा बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम करने हैं? जी, इस पर पंजाब हुकूमत जो है सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन की सरबराही में एक वर्किंग ग्रुप जो है वो नई हायर एजुकेशन पॉलिसी तश्कील दे रहा है जो अनकरीब मार्च के पहले हफ्ते तक ये फ़ाइनल करके मंजर आम पर आ जाएगी। जबकि जब हमने महकमा के ज़राए से पता किया तो उनका कहना है कि माजी की निस्बत इस बार हायर एजुकेशन के मसाइल को जो है उसके पॉलिसी को दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है। आपने हमें अपडेट किया है लाहौर से और अब देखते हैं पंजाब के हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसके सरबराह की तैनाती कितने वक्त में अमल में लाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अहम मामला 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई HEC बनाए गए हैं उनके इख्तियारात और जो सेंट्रल HEC है, जो हायर एजुकेशन कमीशन है, बाज़ाब्ता उनके इख्तियारात का भी एक तजाद सामने आ रहा था। शोबा तालीम की बात करते हैं, पिछले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में शरह ख़ानदगी में सिर्फ 2% इजाफा हो सका है। मलिक सईद अवान साहब, एक तो ये बताइए कि एक पैमाना था पढ़े लिखे लोगों को मापने का, इससे पहले कि जो लोग अपना नाम अंग्रेज़ी उर्दू में लिख पढ़ सकते हों उनको पढ़ा लिखा तस्वुर किया जाता था। क्या उसके बाद इस पैमाने को भी बदला गया, इस तरीक़ेकार के अलावा भी किसी तरीके से लोगों का अंदाज़ा लगाएगा? और इस वक्त कितनी शरह ख़ानगी है पाकिस्तान में? अबार साहब, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 15 साल और इससे ज़्यादा के लोग जो हैं वो उनकी तालीम के हवाले से कितनी परसेंटेज है। उसमें ये इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान इस वक्त अपने खित्ते के ममालिक में सबसे पीछे रह गया। अफ़गानिस्तान के बाद सेकंड नंबर पाकिस्तान का आता है। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा पीछे है क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और दीगर मामला है। वहाँ पे तालीम पे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हालात भी बेहतर हैं, अदारे भी बड़े अच्छे हैं, इंटरनेशनली लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद इंटरनली पाकिस्तान के अंदर शरह ख़वानगी में इजाफा नहीं हो सका। 2008 से 2013 तक जो है वो 5% इजाफा हुआ था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सिर्फ 2% इजाफा हुआ, 57% था। हमारे देखें तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया, मालदीव आगे निकल गया, ईरान आगे निकल गया, श्रीलंका सबसे आगे था। अब पाकिस्तान पीछे रह गया। पाकिस्तान के साथ दूसरा है भूटान। इन दोनों के अब शरह ख़वानगी बराबर है। इसकी वजह यही है कि हमारे साबिक़ा दौर में हम देखें दानिश स्कीमें चलाई गई, मुख्तलिफ चलाई गई, लेकिन वो सारी जो है वो स्कैंडलाइज्ड हो गए और उसकी वजह से कोई खातिर फ़ायदा नहीं हो सका। इसी वजह से अब तो तालीम पर वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो देनी चाहिए। हमारे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होना चाहिए। टीचर्स वो ही जाते हैं जिनका
और कहीं भी नहीं होता, जिसके लिए बच्चों में मुश्किलात होती हैं और बच्चे जो है वो जब थोड़ा सा आगे क्लासों में आते हैं उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है और वो वहाँ से छोड़ के दीगर मुख्तलिफ शोबों में मजदूर की तरफ निकल जाते हैं। हमारी तरफ ये है कि एक तो अब तालीम जो है वो इतना महंगा हो गया है कि हर बंदे की बस की बात ही नहीं रही। आप सरकारी तौर पे भी आप देखें तो फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों से बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तालिब इल्मों के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतना ज़्यादा कर सके। जिनके जो अमीर लोग हैं उनके पास तो पैसा है, पैसे की फरवानी है, वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और उनके आगे जा रहे हैं। बाकी जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए को मुनासिब इकदाम भी नहीं किए गए और इसी हवाले से जो है वो ना कुछ आगे इकदाम हुकूमत की जानिब से ना कुछ स्कीम मुतारफ़ कराएगी। पिछले दौर में 1-2 स्कीमें मुतारफ़ करवाई थी, लेकिन वो भी ज़्यादातर जिसमें फीस रिफ़ंड होने का था उसमें भी ज़्यादा कामयाबी देखने में नहीं आई। अब जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग अपने बच्चों को कैसे यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। हमारी सहूलियात जो है वो इतनी ज़्यादा मुयस्सर नहीं है कि उनको जो है बच्चे तालीम की तरफ गामजन हो सकें। अब लोगों का यही होता है कि यार तालीम, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुक्ता है तालीम से दूर होने का, वो बेरोज़गारी है। लोग बच्चों ने एम ए कर लिया, एम ए करने के बाद जो है वो सारे फारग बैठे हुए हैं और नौकरियों की तलाश में, नौकरियों से क्यों मिल रही है जिसके पास सिफारिश है। मलिक साहब ये बताइएगा कि इस रिपोर्ट के अंदर जहाँ निशानदही तो की गई है कि पाकिस्तान के अंदर शरह खानगी किन ममालिक के बहुत से ममालिक के मुकाबले में कम है, लेकिन इस शरह खानगी को ना बढ़ने की वजूहात का तयन किया गया है और उसके साथ साथ शरह खानगी में को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से कुछ सिफारिशात भी दर्ज की गई हैं। नहीं, ये बट सब ये एक रैंकिंग का चार्ट दिया गया है जिसमें उन्होंने बताया गया कि फ़लाँ मुल्क जो है खत्ते में, ये सिर्फ सार्क ममालिक के हवाले से, जो हमारे पाकिस्तान खत्ते के ममालिक के हवाले से है, इसमें उन्होंने तनासब दिया गया कि फ़लाँ। ये रिपोर्ट हमारे पास जो आई है ये ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है और दूसरी जो है वो इसकी है यूनेस्को की रिपोर्ट है। दोनों को मिला के उन्होंने बताया गया है। बाकी इस हवाले से उन्होंने जामे रिपोर्ट तैयार की, रिकमेंडेशन वगैरह तो दी होंगी, जाहिर सी बात है, लेकिन ये काम तो पाकिस्तान की हुकूमत का है क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जहाँ पे पढ़े लिखे होंगे लोग होंगे, जहाँ पे लोगों को रोज़गार इसी वजह से मैसर होगा, प्रोफेशनल लोग होंगे, वो नई प्रोडक्ट्स आएंगी, नई रिसर्च होगी, उसी वजह से जो है वो बेहतर होगी। यही वजह है कि इंडिया आज हम दुनिया में आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पर तालीम का मेयार जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। यही वजह है कि बाकी अब आप देखें ईरान है, उस पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम का म्यार बेहतर होने की वजह से लोग जो हैं। मलिक साहब आपने बताया बहुत डिटेल में 5% इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, 2% इजाफा मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ शरह खानगी में, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है कि डिक्लाइन हो रहा है, शरह खानगी कम हो रही है। बट ये सब एक और मामले से मुतालिक शॉर्टली ज़रा बता दें। स्टेट बैंक ने इस्लामी बैंकों से जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो दीगर हाउसिंग पॉलिसीज़ हैं उनको हतमी शक्ल देने के लिए कुछ सिफारिशात मांग ली हैं इस्लामिक बैंक से ही क्यों? फैसल, वजह यह है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी के बायस घरों की जो फराहमी है वो उसकी बहुत किल्लत पाई जाती है। सालाना जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो दादो शुमार कुछ सामने आए हैं और वर्ल्ड बैंक ने भी इस मामले के अंदर कुछ मावनत फराहम की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सालाना घरों की मांग 4 से 7 लाख यूनिट्स है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट की काविशों के नतीजे में सालाना सिर्फ 1 से 3.5 लाख तक घर तमीर हो पाते हैं सालाना बुनियादों के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि वो 50 लाख घर तमीर करने का इरादा रखती है। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए और मुख्तलिफ शहरों के अंदर घरों की तमीर के हवाले से दरख्वास्तें भी वसूल करने का सिलसिला शुरू किया गया और इस मामले के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुसलसल काम जारी रखे हुए है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक की जो वर्किंग है उसके मुताबिक इस मंसूबे के लिए, NPHP मंसूबे के लिए कुल लागत तकरीबन इस मंसूबे के ऊपर जो एस्टिमेटेड है वो 150 से 170 खरब हो सकती है और वफाकी या सूबाई हुकूमतें सालाना बुनियादों के ऊपर अपने बजट के अंदर जो रकम मुख्तस करते हैं वो बहुत कम है इस रकम के मुकाबले में। तो लिहाजा जहां प्राइवेट सेक्टर इस शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर फेडरल गवर्नमेंट भी इस मामले को देख रही है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरीके के साथ इन मंसूबों के लिए फिनेंसिंग का बंदोबस्त कर सके ताकि जब इस मंसूबे का अमली तौर के ऊपर आगाज़ हो तो किसी किस्म के मुश्किलात का सामना ना हो। जिसके पेश नज़र स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, इस्लामी बैंकों के साथ मुशावरत की गई और एक प्लान जो कि सामने आया कि सकूक के इजरा के ज़रिए से रकम का इंतज़ाम किया जा सकता है, मुशारका के ज़रिए से रकम का इंतज़ाम किया जा सकता है। इस्लामिक बैंकों और उसके साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ
मिलकर मुशावरत की गई है, जिसके मुताबिक वो अराजी जहाँ पर इन घरों की तामीर होनी है, ये वो अराजी इन बैंक के पास रखवाई जाएगी और इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक बैंक से उस अराजी के वज फिनांसिंग हासिल की जाएगी ताकि जो टारगेट है घरों की तमीर का उसको हासिल किया जा सके। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मसले को पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर अगर हम हल करने में कामयाब नहीं हो पाते तो 2025 तक पाकिस्तान में जो घरों की किल्लत का जो फिगर है वो 2 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर को भी एम्पावर करने की जरूरत है, बैंक्स के साथ फाइनेंसिंग के मॉडल तय करने की असल जरूरत है ताकि अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आए, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस मंसूबे के अंदर आकर काम करना चाहें तो उनको फाइनेंसिंग का मसला दरपेश ना हो और टारगेट के मुताबिक घरों की तामीर का जो हदफ है वो पूरा किया जा सके। ठीक भट्टी साहब, आपने इससे मुतालिक बताया। होती साहब आपकी तरफ आते हैं, सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक, इसकी कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, कल तकरीबन 20 अखबारात और टीवी चैनल्स के जो सहाफ़ी हैं उनको जो कानून और इंसाफ की कमेटी है सेनेट की, उससे उनको निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं। हमने पूछा भाई आप कौन सी ऐसा इंकशाफ करने चले हैं कि हम उसे रिपोर्ट ना करें। उन्होंने कहा कि नहीं जी, बहुत हसास मामले हैं 2। एक मामला ये था कि एयरपोर्ट पर लोगों को रोका जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी एयरपोर्ट पर लोगों को रोक के वापस लाया गया। तो पूछा गया कि ये किस कानून के तहत आपने किया है। तो उनके पास जो कानून के और दीगर जो महकमे हैं, FIA के जो लोग हैं, उनके पास जवाब नहीं था कि कानून क्या है, किस कानून के तहत हम रोक रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी अदारे जुर्माना कर रहे हैं, $700 मिलियन का भी गुज़िश्ता हफ्ते हुआ। एक ऐलान पहले हुआ कि $1400 मिलियन यानी $1.4 अरब और नुकसान होने वाला है, यानी कि हमें पाकिस्तान को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो ये बताया जाए कि जुर्माने क्यों हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं, इसमें जिम्मेदार कौन है। तो वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब ने दोनों मामलात पे कहा कि ये प्रेस वालों को यहाँ से निकाल दें, मीडिया वालों को निकाल दें। मीडिया वालों को निकालने के बाद उन्होंने जो वहाँ पे जो गुल खिलाए वो हम बताने जा रहे हैं। हमें मालूम हुआ ज़राए से कि उन्होंने उनको बताया कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है कि जिसके तहत लोगों के नाम ECL पे डाले जाते हैं। ये एक इंकशाफ है, 47 साल तारीख में पहली दफ़ा ये किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, वजारत कानून कह रही है कि हमें नहीं मालूम कि पाकिस्तान का वो कौन सा कानून है जिसके तहत लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं। उन्होंने उनको बताया कि FIA ने अपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिसके तहत वो लोगों को शक की बुनियाद पर वहां पे रोक लेते हैं एयरपोर्ट पर, और फिर मीडिया में उछाला जाता है उनका नाम कि ये भाग रहे थे और उनकी पगड़ी उछाली जाती है। साथ ही अदालतों में भी ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये किस कानून के तहत लोगों को इस ECL पे डाल रहे हो या उनको एयरपोर्ट पे रोक रहे हो। दूसरा जो जुर्मानों का मामला है, उन्होंने कहा कि जी हमारी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत को 5.5 महीने हो चुके हैं, 6ठा महीना। उन्होंने कहा कि हमें इन मामलात पर कोई ब्रीफिंग नहीं मिली, यानी कि पाकिस्तान का जो 100 अरब रुपए का जुर्माना तो बिल्कुल लिखा जा चुका, वो तो ऐलान भी हो चुका कि आपको हो गया है। वो 100 अरब रुपए से पाकिस्तान के सारे स्कूल, सारे हेल्थ के अदारे, सारा पानी का सिस्टम ठीक किया जा सकता है अगर कोई उसको दयानतदारी से करे। वो पैसे उन्होंने जुर्माने में तलब कर लिए हैं। तो वजारत कानून ने, ख़ुसूसन फ़रूग नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका भी जवाब नहीं है कि किसकी वजह से यह पाकिस्तान को जुर्माना हुआ। पाकिस्तान ने कुछ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है ठेकों में। उन ठेकों में कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो अदालतों से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे ब्यूरोक्रेसी से थे, चाहे सियासत से थे, उनके नामों की लिस्ट मांगी गई। उन्होंने कहा जी हमारे पास इनके नामों की लिस्ट नहीं है। उनसे कहा गया कि इसकी वजह बताई जाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास इसकी वजह मालूम करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि हमें कभी किसी मिनिस्ट्री ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान पे जुर्माने क्यों हो रहे हैं। तो कहा गया भाई ECL पे बता दें कि इस किस कानून का, वो कानून का नाम लें। रजा रब्बानी साहब ने और मुसद्दक मलिक साहब, 2 सेनेटर्स ने बार बार ये कहा उनसे कि भाई हमें तो आप ये कानून भी बताएं और बताएं कि जुर्माने क्यों हो रहे हैं। इन दोनों मामलात पर कल उन्होंने मीडिया को निकालने के बाद भी हकायक ना बताए। जब ना बताए तो वहां पे एहतजाज किया गया। उन्हें कहा गया कि भाई आप लोग, ये नहीं अब मामला कि आप तैयारी करके नहीं आते। दर हकीकत पाकिस्तान में आप लोग जुर्म को परवरिश दे रहे हैं रियासत और कानून के पर्दे में।
आप ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट और सेंसिटिव मामला है, जी। हम आवाम को नहीं बताते। आपको ये बताना पड़ेगा आवाम को कि वो कौन सा कानून है। ठीक, जिसके होती तहत साहब नाम प्रोग्राम इसी का में डाले वक्त जा खत्म रहे हो हैं। गया है। बहुत शुक्रिया होती मलिक सईद अवान, किफ़ायत अली, अली अरशद, फरीद आलम और सोहेल इकबाल भट्टी। आज के प्रोग्राम से फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।